So hey guys, welcome back to another video. My name is Archit and guys, today we're gonna talk about an important chapter. So that is Cold War. So it comes in 9th, 10th, 11th and 12th. So without wasting any time, let's get straight with the video. So guys, Cold War. Cold War का मतलब होता क्या exactly? तो आप क्या समझते हैं Cold War से? War का तो समझ आता है कि war का मतलब लड़ाई होता है. What do you mean by cold in this sentence? Cold War. So basically guys, Cold War का मतलब क्या होता है? कि कहीं आप लड़ रहे हैं बट आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं उस लड़ाई में. मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द सिचुएशन ओनली कि यूएसएसआर जो कि उस समय रशिया था एंड सोवियत यूनियन बेसिकली एंड अनदर वन इज यूएसए. तो यूएसए और यूएसएसआर की लड़ाई थी, ठीक है. एंड वो लड़ाई कैसे हो रही थी? वो डायरेक्ट ऑन ग्राउंड नहीं हो रही थी. वो लड़ाई ऑन पेपर्स हो रही थी. वो लड़ाई या तो फिर ऑन पेपर्स या तो फिर क्या हो रहा था कि जैसे दो अलग अलग डिफरेंट अलाइज में लड़ाई हो रही है ना, तो किसी को यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था, किसी को यूएसए सपोर्ट कर रहा था. सो दैट मीन्स कोल्ड वॉर. तो इट मीन्स दैट दे बोथ हैविंग अ फाइट विद ईच अदर बट नॉट विद द आर्म्स एंड नॉट इन द बट दे आर नॉट इन द सेम पेज एज वेल. मतलब वो एक जगह एक डिसीजन को भी हाँ नहीं बोलते थे बट वो एक साथ मतलब जमीन में आके लड़ नहीं रहे थे. फिजिकली वो लड़ भी नहीं रहे थे, ठीक है. सो गाइस बेसिकली क्या था कि दो ग्रुप्स बने हुए थे, दो अलग अलग ग्रुप्स बने थे, जैसे आपको पता ही है वर्ल्ड वॉर 2 में भी हुआ था. सो एक एक्सेस पावर थी और एक अलाइड फोर्सेस थी. तो एक्सेस पावर में कौन था? एक्सेस पावर में बेसिकली वो 3 कंट्रीज थी जिनकी वजह से लड़ाई हो रही थी, ठीक है. तो जर्मनी, इटली एंड जापान, वो 3 पावर्स थी. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी डू हैव अलाइड फोर्सेस विद अस. अलाइड फोर्सेस आर सोवियत यूनियन, दैट इज यूएसएसआर, वन इज यूएसए, अमेरिका एंड अनदर वन इज ब्रिटेन. तो ये सारी मतलब बेसिकली ये जितने भी थे ये ग्रुप्स थे एंड इन्हीं के बीच में ही हुआ था जो भी हुआ था. अब आप सोच रहे होंगे कि कोल्ड वॉर बेसिकली यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुई थी. बोथ आर इन द सेम ग्रुप बट द थिंग इज बोथ आर द बेसिकली दे आर द सुप्रीम, यू कैन से सुप्रीम पावर्स थे उस टाइम पे, ठीक है ना. बाइपोलर वर्ड एक यूज होगा आपके उसमें हर बार एक टर्म यूज होगी बाइपोलर. सो बाइपोलर का मतलब क्या है? बाइपोलर में ये होता है जब दो मतलब बेसिकली दो जब डिफरेंट पावर्स होती है ना, दो अलग अलग पावर्स होती है. जैसे यूएसएसआर बना था, एक पावर बना था. वो क्यों बना था? बिकॉज उसके साथ ना छोटे छोटे और कंट्रीज भी जुड़ गए थे जिसकी वजह से यूएसएसआर हो गया था. एंड सेम गोज विद अमेरिका. अमेरिका किसी के साथ जुड़ा नहीं था बट वो डायरेक्टली किसी ना वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ था. जब वो वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ था ना, तो उसके रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ उसके पास बचे हुए थे. दे आर क्वाइट सेफ असाइड, ठीक है. तो इस वजह से ऐसा हुआ था. वो सुप्रीम पावर्स बन गए थे दोनों कंट्रीज. एंड उसके बाद क्या हुआ कि जब ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाला था ना, उस टाइम पे अमेरिका ने क्या किया था कि दो ना न्यूक्लियर वेपन्स मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब उसने क्या किया था, ड्रॉप कर दिया था जापान में, जापान को रोकने के लिए, जापान को मतलब वॉर से हटाने के लिए. तो उसकी ही वजह से कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था. अब हुआ क्या था कि जो जापान था बेसिकली वो अटैक कर रहा था पर्ल हार्बर पे. और पर्ल हार्बर में अमेरिका बेसिकली अमेरिका के बहुत सारे सोल्जर्स थे वहां पे, उनकी फैमिलीज थी, वो सब मर गए थे. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अमेरिका को गुस्सा आया और उसने डायरेक्टली क्या किया, बॉम्ब ड्रॉप कर दिए हिरोशिमा एंड नागासाकी में. जो हिरोशिमा में बॉम्ब ड्रॉप किया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी में ड्रॉप किया गया था उसका नाम था फैट मैन. तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको पेपर में. हुआ क्या था कि यूएसए ड्रॉप 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन द जापान सिटी ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी. यूएसए डिडंट आस्क, यूएसए ने ना पूछना जरूरी नहीं समझा यूएसएसआर को कि हाँ मैं बॉम्ब गिरा रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली दोनों सुप्रीम पावर्स थे, उनको एक दूसरे से डिस्कस करना चाहिए था. बट यूएसए ने वो डिस्कशन नहीं किया, उसने डायरेक्टली बॉम्ब ड्रॉप कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये लड़ाई स्टार्ट हो गई थी. नेक्स्ट, अब क्या होता है, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में बोलते हैं, कुछ लोग इसके फोर में बोलते हैं. अब अगेंस्ट में ऑब्वियसली क्या होता है कि ऐसी कंडीशंस में कुछ अच्छी भी चीजें होती है, कुछ बुरी भी चीजें होती हैं. तो लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ से अपनी राय देते हैं. तो इसमें भी सेम चीज थी. अगेंस्ट में बोला गया था द जापान इज ऑलमोस्ट सरेंडर्ड एंड दैट इज, बोला ये गया था कि जापान जो था ना उस टाइम पे उसने सरेंडर कर दिया था. बट अमेरिका को ना अपनी सुप्रीमेसी दिखानी थी कि हाँ मेरे पास एटॉमिक बॉम्ब्स है, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ सकता हूँ ऐसे करके. तो दैट्स व्हाई अमेरिका ड्रॉप बॉम्ब ऑन जापान. कि अमेरिका ये चाहता था कि और देशों में ऐसा हमला ना हो जैसे उसके पोर्ट पे हुआ था. तो इस वजह से उसने बॉम्ब ड्रॉप कर दिए ताकि वॉर जल्दी खत्म हो जाए और ज्यादा लोग ना मरे. बट ऑब्वियसली बॉम्ब ड्रॉप जब उसने ड्रॉप किया था तो बहुत सारे लोग जापान में भी मर गए थे, ठीक है. तो यूएस एंड यूएसएसआर कांट फाइट डायरेक्टली जस्ट बिकॉज बोथ ऑफ देम हैविंग, तो वो क्या था, दोनों सुप्रीम पावर्स थे, वो एक दूसरे से ना डायरेक्ट लड़ नहीं सकते थे. दैट्स द मेन थिंग, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो सुप्रीम पावर्स थे. अब जो सुप्रीम पावर्स हैं अगर वो आपस में लड़ने लग जाएंगे तो दैट डजंट मेक एनी सेंस.
तो उनके बीच ना एक वर्ड आके फंस रहा था, दैट इज डेटरेंस। डेटरेंस मतलब अफ्रेड, दे आर अफ्रेड ऑफ ईच अदर। अफ्रेड वो क्यों थे? क्योंकि देखिए दोनों सुप्रीम पावर्स थे, दोनों के पास एक अच्छी खासी मतलब आर्मी थी, एक अच्छी खासी उनके पास वैल्यूज थी, हर चीज में मतलब रिसोर्सेज थे, सब चीज था उन लोगों के पास। सो बोथ साइड हैव द कैपेसिटी टू अटैक ईच अदर। जैसे कि मैंने आपको बताया, द डेटरेंस इज द ओनली रीजन टू स्टॉप द वॉर। बेसिकली डेटरेंस एक रीजन था जिसकी वजह से वो कोल्ड वॉर हॉट वॉर में नहीं बदला, ठीक है? तो वो बेसिकली कोल्ड वॉर ही बन के रह गया था। उसके अलावा मिलिट्री फीचर्स भी मैं बोलूंगा कि मिलिट्री फीचर्स भी कुछ काम ऐसा कर रहे थे जिसकी वजह से ये जो वॉर था ना, ये हॉट वॉर में चेंज नहीं हुआ। दे बोथ एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज अ रिस्पॉन्सिबल एंड रैशनल नेचर। बेसिकली वो उन दोनों से ना ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो क्या रहे, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बने। रिस्पॉन्सिबल कैसे बने? क्योंकि देखिए दोनों सुप्रीम पावर्स थी, अगर दोनों ही लड़ने लग जाएंगे तो फिर तो हो गया काम, ठीक है ना? दे बोथ वर वेरी वेल अवेयर दैट दे डोंट हैव टू स्टार्ट द वॉर, बिकॉज क्या है कि अगर वॉर स्टार्ट होती है तो पहली सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, थर्ड वर्ल्ड वॉर एकदम से स्टार्ट हो जाएगा, तो वो क्या है, वो ग्लोब के लिए ना बहुत अच्छा नहीं साबित होता। तो इस वजह से अगर एक भी उनमें से ना क्या करता कि अटैक करना स्टार्ट करता ना, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कंट्रीज थी वो आपस में लड़ना वापस से स्टार्ट हो जाती, बहुत ज्यादा वापस से वही रिसोर्सेज खर्च होते एंड वापस से लड़ाई बढ़ जाती, और दोनों बेसिकली बहुत ज्यादा सुप्रीम पावर्स थे। और ये जो वॉर होती है ऑब्वियसली जो ग्लोब था ना उसको कम से कम 100 साल पीछे लेके जा सकती थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि यूएसएसआर और यूएसए में बेसिकली लड़ाई किस बात में हो रही थी। बेसिकली कोल्ड वॉर तो चल ही रहा था, उसके अलावा भी एक और चीज थी। सो बेसिकली लड़ाई क्यों हो रही थी गाइस? लड़ाई ना दो रीजंस थे। एक तो मैंने आपको बताया कि उसने एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप कर दिए थे। दूसरा रीजन ये था कि वो दोनों ना एक अलग अलग कम्युनिटी को फॉलो कर रहे थे। बेसिकली एक अलग एक कैपिटलिज्म फॉलो कर रहा था, एक कम्युनिज्म फॉलो कर रहा था। तो जो कम्युनिज्म फॉलो कर रहा था वो यूएसएसआर फॉलो कर रहा था, दैट इज सोवियत यूनियन, रशिया, ठीक है? यूएसए, हाँ, और आप कभी भी लिखेंगे ना तो रशिया प्लीज मेंशन मत कीजिएगा, बिकॉज इस टाइम तक ये यूएसएसआर था, दैट इज अ सोवियत यूनियन, ठीक है? यूएसए बेसिकली कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा था। तो कैपिटलिज्म क्या होता है? दैट्स अ सिंगल ओनरशिप। तो कुछ भी प्रॉफिट हो, लॉस हो, ठीक है, वो एक सिंगल ओनरशिप में आता है, कैपिटलिज्म। और कम्युनिज्म की अगर मैं बात करूं तो वो पूरी कंट्री को बिलोंग करता है, मतलब जो भी अगर प्रॉफिट होगा तो वो पूरा कंट्री में डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर लॉस होगा तो पूरी कंट्री में। तो क्या हुआ था कि इस चीज के कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के चक्कर में ना एक टर्म बीच में आया था, दैट इज आयरन कर्टन। आयरन कर्टन का मतलब ही यही था कि मतलब वो उन दोनों के बीच में ना एक आयरन कर्टन आ गया था। बेसिकली आयरन कर्टन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से पर्दा आ गया था, आयरन कर्टन आ गया था, जिसकी वजह से वो आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे। दैट इज अ कोल्ड वॉर। तो हुआ क्या कि यूएसए ने ना कुछ कंट्रीज ऐसी ढूंढी जो वर्ल्ड वॉर्स में ना, जो वॉर्स में मतलब बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी, जैसे कि साउथ कोरिया, जापान और जर्मनी, ठीक है? तो इसमें ना जो वहां के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, जिनका नाम था ट्रूमैन, तो उन्होंने एक बेसिकली एक प्लान निकाला जिसका नाम था मार्शन पैक्ट, मार्शन प्लान, ठीक है? उनका उस प्लान में क्या था बेसिकली रीजन? तो अमेरिका ना उन लोगों को लोन दे रहा था, जो मतलब बेसिकली जो कंट्रीज आई थी, जो लड़ी, मतलब जो कंट्रीज आई थी वॉर्स में, जो लड़ी थी और उनका ना बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, जिनके रिसोर्सेज खत्म हो गए थे, अमेरिका ना उनको क्या कर रहा था? लोन दे रहा था, जिसकी वजह से वो क्या मतलब बेसिकली वो अपने आप को ग्रो कर सके। और वो ग्रो करेंगे ना तो ऑब्वियसली बात है, जब उनको, मैं अगर किसी को लोन दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो बंदा मेरे नीचे दब के रहेगा। तो वही सोच अमेरिका की भी थी, तो वो वही कर रहे थे, ठीक है? तो वो चाह रहे थे कि वो जो वाला बंदा है ना वो थोड़ा दब के रहे और वो हमको सपोर्ट करे, वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करे, ना कि कम्युनिज्म में चले जाए, ठीक है? तो इसी बीच ना एक और चीज आई थी, बर्लिन। बर्लिन में ना एक वॉल टाइप में क्रिएट कर दी गई थी। पूरे बर्लिन को ना दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था, एक ईस्ट बर्लिन और एक वेस्ट बर्लिन। जो ईस्ट बर्लिन था ना वो यूएसएसआर के पास आता था, जो वेस्ट बर्लिन था वो फ्रांस और यूके के पास आता था। तो हुआ क्या कि यूएसएसआर ने क्या किया, जो बर्लिन था ना, जो उसके पास जो बर्लिन था, ईस्ट बर्लिन था, ठीक है, उसने क्या किया, वो बर्लिन ना ब्लॉक कर दिया। सो यूएसएसआर ब्लॉक बर्लिन, नोबडी कैन कम एंड सप्लाई फूड, मतलब बाहर से कोई भी हेल्प ना मिल पाए, बिकॉज उसको क्या कैपिटलिज्म रोकना था। और कैपिटलिज्म में क्या चल रहा था उस समय? मार्शल पैक्ट चल रहा था, मार्शल प्लान चल रहा था। उसमें क्या था कि वो लोन दे रहे थे, तो ऑब्वियसली जब कोई अंदर नहीं आ पाएगा, कोई बाहर नहीं जा पाएगा, तो लोन का कुछ सवाल ही नहीं होता है। बट स्टिल जो वेस्ट था ना, जो वेस्ट बर्लिन था, वो कैसे उसकी हेल्प कर रहा था? वो कैसे हेल्प कर रहा था
कभी वो प्लेन्स भेज रहा था वहां पे फूड के लिए, सप्लाईज के लिए, ठीक है, मतलब ऐसे करके वो हेल्प कर रहा था। तो जैसे कि इसमें यूके एंड फ्रांस वर हेल्पिंग द ईस्ट जर्मनी, ईस्ट बर्लिन बाय प्रोवाइडिंग देम फूड एंड अदर सप्लाईज विद द हेल्प ऑफ प्लेन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन 1949 जर्मनी डिवाइडेड ऑफिशियली, जो 1949 था ना उस टाइम पे जर्मनी जो था वो डिवाइड हो गया था ऑफिशियली दो पार्ट्स पे, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन। ईस्ट बर्लिन आता था यूएसएसआर के पास, वेस्ट बर्लिन आता था अमेरिका, बेसिकली फ्रांस एंड यूके के पास। उसी बीच में क्या हुआ, एक ना एक गुट तैयार हुआ, एक ग्रुप तैयार हुआ जिसका नाम था नाटो, NATO। इसका फुल फॉर्म है नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 1949 पे ही ये भी ट्रीटी बनी, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी बेसिकली। तो इसका क्या था, कैपिटलिज्म मेड अ, बेसिकली जो कैपिटलिस्ट थे ना उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, जो यूएसए था उसने एक ग्रुप बनाया था, ठीक है। जो इसका बेसिकली नाटो का काम क्या था ना, नाटो का काम ये था, इस ग्रुप का काम ये था कि ये ना लोगों में क्या करे कि बेसिकली अवेयरनेस दे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोन दे रहे हैं, आपको अपनी कंट्री के लिए लोन चाहिए, आप हमारे पास आइए, हम आपको लोन देंगे और आपकी कंट्री को हम क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। देखिए जब नाटो बन गया था ना, तो नाटो ऑब्वियसली नाटो जब बन गया था तो उसके बाद यूएसएसआर भी अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए उसको कुछ ना कुछ करना था। तो हुआ क्या था, इन 1953 जो जोसेफ स्टेलिन थे ना वहाँ पे, जोसेफ स्टेलिन, उनकी ना डेथ हो गई थी बेसिकली। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनका जो नया लीडर आया था ना, उनका नाम था ना निकिता, बहुत इजी आपको याद रखने के लिए, ठीक है, निकिता। सो निकिता क्रिएटेड उन्होंने बेसिकली एक पैक्ट बनाया था, वॉर्सो पैक्ट उस पैक्ट का नाम था। तो उस पैक्ट में उन्होंने ये बोला था कि अगर मान लीजिए कि कहीं पे भी ना नाटो अगर किसी भी यूएसएसआर की कंट्री पे अटैक करता है या कुछ करता है, तो जितनी भी यूएसएसआर की कंट्री हैं, जितनी भी, वो सब वॉर फ्रंट में आ जाएंगी, मतलब वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो उन्होंने ऐसा करके एक पैक्ट बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था, निकिता क्रुश्चेव ने। एंड उसके बाद क्या हुआ था, तो एक न्यू ग्रुप फाउंड नो अलायंस कंट्रीज। तो इसमें ना एक न्यू ग्रुप फाउंड हुआ था, नो अलायंस कंट्री, जिसमें मतलब ये कंट्री वो कंट्रीज थी जो ना बोल रही थी कि हम लोग ना न्यूट्रल रहेंगे, ना हम यूएसएसआर की तरफ से है ना हम यूएसए की तरफ से। तो इस पे हमारे इंडिया भी आता था उस टाइम पे, बिकॉज इंडिया उस समय ना नया नया ही मतलब आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंस इंडिया को मिली थी उस समय। उसी टाइम पे एक और चीज भी हुई थी, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुए थे उस टाइम पे। तो इसमें क्या हुआ था कि क्यूबा ना अमेरिका के पास में एक प्लेस पड़ती है क्यूबा, तो उसमें क्या हुआ था, क्यूबा बिकम कम्युनिस्ट। और ये चीज यूएसएसआर के लिए ना बहुत एक अच्छा बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि क्यूबा एकदम से ना अमेरिका के पास था। तो यूएसएसआर ने क्या सोचा कि वहां पे ना वो अपनी मिसाइल्स ना है वो सेट कर देगा, ताकि क्या है कि ये जो ये अपना यूएसए है ना वो थोड़ा सा क्या करे, डरा हुआ रहे उससे, ठीक है। तो क्या हुआ था कि यूएसएसआर थिंक टू सेट अप द मिसाइल्स ओवर देयर एंड यूएसए बेसिक, जैसे मैंने आपको बताया, यूएसए डर गया था उस चीज से, क्योंकि उसको लगता था कि वो कभी भी मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, यूएसएसआर कभी भी यूएसए पे अटैक कर सकता है। तो ये उस टाइम पे एक चीज हुई थी। उसके बाद फिर एक और वॉर हुई थी, दैट इज वियतनाम वॉर। वियतनाम वॉर में क्या हुआ था कि वियतनाम वॉर में ना दो ग्रुप्स हो गए थे, एक नॉर्थ एरिया हो गया था, एक साउथ जोन हो गया था। साउथ जोन हो गया था ना उसको यूएसए सपोर्ट कर रहा था, जो नॉर्थ जोन था ना उसको यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था। अब हुआ क्या कि यूएसएसआर उस समय ना यूएसए हार गया था उस वॉर में, बेसिकली जो जीत हुई थी ना वो यूएसए हार गया था, यूएसएसआर जीत गया था उसमें। सो वियतनाम इज अंडर वॉर, इट हैपनिंग यूएसएसआर एंड चाइना सपोर्टिंग, ठीक है। तो जो यूएसएसआर था और जो चाइना था ना वो क्या कर रहे थे, वो सपोर्ट कर रहे थे नॉर्थ एरिया को, एंड साउथ एरिया वर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द यूएसए, एंड नॉर्थ वियतनाम विंस द वॉर। नॉर्थ वियतनाम जो था उसने क्या किया, वॉर जीत लिया था, बिकॉज यूएसएसआर एक बहुत बड़ा एरिया था, उसके साथ चाइना भी जुड़ गया था। तो उस टाइम तक चाइना भी जुड़ गया था, चाइना आपको पता ही है कितना बड़ा एरिया था है। कम्युनिज्म लॉस की क्या हुआ था ना कि कम्युनिज्म ना उसके बाद ना जो ये वॉर हुई थी ना उसके बाद कम्युनिज्म ना गिरना स्टार्ट हो गया था। उसके पीछे रीजन क्या था, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन बना था चाइना और यूएसएसआर ना उस समय मिल चुके थे। और उसके बाद ना चाइना ने सोचा कि भाई सब लोग तो ग्रो कर रहे हैं, मैं ही ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसने क्या किया कि यूएसए के साथ ना ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, गुड्स के एक्सचेंज शुरू कर दिया, ठीक है। बिकम तो इसलिए क्या हुआ, चाइना और यूएसएसआर ना एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए थे। और एक और रीजन था, वो आगे पढ़ते हैं अभी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चाइना एंड यूएसएसआर स्टार्टेड एक्सचेंजिंग गुड्स ईच अदर। तो उसी समय ना सॉल्ट करके एक 1972 में एक ना सॉल्ट करके एक बेसिकली पैक्ट आया था,
एक प्लान आया था, अब बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इसके था स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेड टॉक्स। ये बात हुई थी किसके बीच में, यूएसए और चाइना के बीच में हुई थी। तो इसमें ये हुआ था कि जो यूएसए था ना, उसने बोला था कि भाई आप और हम अपने जो आर्म्स हैं, जो मिसाइल्स हैं ना, वो एक लिमिटेड अमाउंट में सेट करके रखेंगे, ठीक है, और एक दूसरे के अगेंस्ट में तो बिल्कुल भी इनको यूज नहीं करेंगे। फिर 1979 में ना अफगानिस्तान में ना वॉर्स चल रहे थे उस समय, ठीक है। तो उस वॉर में क्या हुआ था, व्हेन अमेरिका ने ना सपोर्ट किया था वहां के रेबल्स को, जो अफगानिस्तान में जो रेबल्स थे ना, जैसे मैं एक बड़ा नाम आपको बताता हूँ, ओसामा बिन लादेन, ठीक है। तो अमेरिका ने ना इनको क्या किया था, सपोर्ट किया था उस टाइम पे, ताकि ये कम्युनिज्म के जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी ना, उसके अगेंस्ट में लड़ सके। लेटर ऑन क्या हुआ, ये लोग ना इन्हीं पे भारी पड़ गए थे, अमेरिका पे ही भारी पड़ गए थे, बिकॉज ये ना अमेरिका को ही वापस से टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने। तो यूएसएसआर, अब इस टाइम तक क्या हो रहा था ना कि यूएसएसआर ना एक बहुत बड़ा मतलब कंट्री बन चुका था, बहुत बड़ा, इसके साथ बहुत सारे लोग भी चल रहे थे। अब जो प्रॉब्लम ये लोग फेस कर रहे थे ना, वो प्रॉब्लम क्या थी, इन लोगों के पास ना जो फाइनेंशियल चीजें थी ना, वो कम पड़ने लग गई थी। मतलब बेसिकली इतना बड़ा है, रिसोर्सेज कम पड़ते हैं, इतनी बड़ी कंट्री के लिए रिसोर्सेज कम पड़ रहे थे, ठीक है। इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही थी इन लोगों की, तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस से उस समय गुजर रहे थे। नेक्स्ट क्या हुआ कि यूएसएसआर में ना एक नए पॉलिटिशियन की एंट्री होती है, ठीक है। तो मिखाइल इनका नाम था, ठीक है। तो ये जब आए ना, इन्होंने बहुत सारी चीजें ना रीड करी है, इकोनॉमिस्ट थे बेसिकली एक तरीके से, मिखाइल गॉर्बेचेव। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर यूएसएसआर इकोनॉमी। इन्होंने ना यूएसएसआर की इकोनॉमी को देखना शुरू किया कि इस पे क्या क्या कमी हो रही है, क्या क्या कमी नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये समझे ना, दे अंडरस्टूड दैट वी हैव टू वर्क ऑन अवर इकोनॉमी। तो इनको अपनी इकोनॉमी में काम करना पड़ेगा, और वो काम इनको कैसे करना पड़ेगा। फर्स्ट व्हाट ही डिड, दे स्टार्टेड गिविंग लाइबिलिटीज। उन्होंने लाइबिलिटी देना लोगों को शुरू किया, ठीक है। उन लोगों को ना बोलना शुरू किया कि मतलब आप क्या चाहते हैं कि मतलब इस कंट्री में हो, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी बढ़े, सुधरे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच उन्होंने दी उस टाइम पे, ठीक है। उन्होंने जो वहाँ की मीडिया थी ना, उस मीडिया को फ्री किया। पहले ना बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टीज में क्या होता था, कम्युनिज्म गवर्नमेंट जहाँ पे होती थी, वहाँ पे ना, जैसे आज भी देख लीजिए चाइना में कम्युनिज्म चलता है, बट वहाँ की जो खबरें हैं ना, वो आपको बाहर नहीं मिलती, बिकॉज मीडिया को ना रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। तो यूएसएसआर में वो रिस्ट्रिक्शंस ना मीडिया से हटा दी गई थी, ठीक है। फिर ओपन विद इलेक्शंस, वहां पे क्या हुआ कि इलेक्शंस ना ओपन, बेसिकली वहां पे इलेक्शंस जो थे वो होने स्टार्ट हो गए। पहले ना इलेक्शंस नहीं होते थे, ठीक है, अब इलेक्शंस होने स्टार्ट हो गए। और फिर अदर पीपल्स कैन कम टू स्टार्ट, और फिर वहां पे ये भी चीज स्टार्ट कर दी कि वहां पे ना ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। कोई भी बाहर से वहां आ सकता है, वहां पे बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, या वहां से बंदा बाहर जा सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो उसमें ना उनको टैक्स में हेल्प होता था काफी ज्यादा, तो उनको टैक्स आता था, उनको गुड्स एंड सर्विसेज मिलते थे, तो ऑब्वियसली उनकी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। सो इस टाइम पे क्या हुआ कि बर्लिन जो वॉल चल रही थी उस समय, जो बर्लिन का जो बेसिकली नॉर्थ का, सॉरी ईस्ट और वेस्ट का जो पार्ट चल रहा था, उस टाइम पे वो बर्लिन वॉर ने ब्रेक कर दी थी यूएसएसआर ने। जहां पे यूएसएसआर ने बर्लिन की जो वॉल ब्रेक करी ना, वहां पे यूएसएसआर पूरा टूट चुका था, ठीक है। और यही एक रीजन था कोल्ड वॉर खत्म होने का। ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी बिकम्स यूनाइट, तो जर्मनी एक हो गया था वापस से, एंड दिस इज द टाइम व्हेन कोल्ड वॉर एंड्स एंड नॉट गिवन अ किक स्टार्ट टू द वर्ल्ड वॉर 3। सो गाइज, ये हमारा चैप्टर था कोल्ड वॉर का। तो इसमें क्या हुआ कि अब कोल्ड वॉर 3 स्टार्ट नहीं हो रहा था, बिकॉज जो यूएसएसआर था उसने क्या किया, एक तो यूएसएसआर टूट चुका था, ठीक है ना, उसका इकोनॉमिक क्राइसिस का जो भी सीन चल रहा था वो सब हो चुका था, यूएसएसआर टूट चुका था। अब जब यूएसएसआर ही टूट गया तो ऑब्वियसली कम्युनिज्म को कोई आगे बढ़ा नहीं रहा था। अब हुआ क्या कि यूएसए तो अपनी जगह खड़ा था, बट यूएसएसआर में ना बहुत ज्यादा क्राइसिस आ रहे थे। इस वजह से यूएसएसआर ने क्या किया कि जो एक कोल्ड वॉर था ना, जो एक सेशन था कोल्ड वॉर का, जैसे उनका जो लीडर था, पॉलिटिकल लीडर था, वो बदला, जो मिसाइल गोर्बाचेव आए थे, उनकी वजह से बोल सकते हैं कि ये जो वॉर का एक सिचुएशन चल रहा था ना कोल्ड वॉर का, वो अब खत्म हो चुका है। सो गाइस, इसके साथ ही हमारा जो कोल्ड वॉर का चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट, make it a hit to the like button, subscribe the channel, and we'll see you in the next video for soon.